स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, थोड़ी सी जटिल मेडिकल स्थिति पर बात करने वाले हैं। नाम है सिरिंगोमाइलिया। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक तस्वीर है और कुछ टेक्स्ट है जो इसे समझाता है। मोटे तौर पर कहें तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर, बिल्कुल अंदर, एक कैविटी या सिस्ट बनने से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, कि सिरिंगोमाइलिया आखिर है क्या, शरीर पर असर कैसे डालता है, इसके खास लक्षण क्या है और हाँ, इसके कारण क्या हो सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द है सिरिंग्स, इसका क्या मतलब है? जो जानकारी है वो बताती है कि ये रीढ़ की हड्डी का जो सेंट्रल कैनाल है, मतलब बीच का एक पतला सा रास्ता, उसके अंदर बनने वाली एक सिस्टिक कैविटी है, एक गुहा जैसी। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प ये भी है कि सिरिंग्स का मतलब ही ट्यूब या पाइप होता है, जैसे सिरिंज में होता है। बिल्कुल सही कहा। ये कैविटी सेंट्रल कैनाल में बनती है। ये वो जगह है जो सामान्य तौर पर बहुत पतली होती है, जिसमें से थोड़ा CSF मतलब ब्रेन और स्पाइन का फ्लूइड बहता है। पर सिरिंगोमाइलिया में ये कैविटी बन जाती है और चिंता की बात यह है कि ये समय के साथ फैल सकती है, चौड़ी हो सकती है। अच्छा। और इसका साइज कितना है, ये कहाँ पर है रीढ़ की हड्डी में, यही सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आसपास की जो नसें हैं, जो नाजुक हिस्से हैं, उन पर कितना और कहाँ दबाव पड़ेगा। हाँ, और हमारे पास जो तस्वीर है वो रीढ़ की हड्डी का क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं ना, मतलब अगर उसे काट कर देखें, और उसमें साफ दिख रहा है कि ये फैलती हुई कैविटी, ये सिरिंग्स आसपास की चीजों को कैसे दबा रही हैं। खास तौर पर जैसा बताया गया है, ये एंटीरियर वाइट कमिश्चर नाम के एक हिस्से को दबाती है। यहीं से बात थोड़ी और खास हो जाती है। जी हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एंटीरियर वाइट कमिश्चर इतना खास क्यों है। यहीं पर, इसी जगह पर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स क्रॉस करते हैं, मतलब वो नसें जो दर्द और तापमान की सेंसेशन, उसका एहसास शरीर के एक तरफ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के दूसरी तरफ भेजती हैं ताकि वो ब्रेन तक जा सकें। ओह, तो ये एक तरह का क्रॉसिंग पॉइंट है, खास तौर पे दर्द और तापमान वाली नसों के लिए। बिल्कुल। यूं समझिए कि ये एक चौराहा है जहां सिर्फ दर्द और तापमान वाले तार ही दिशा बदलते हैं। अब सोचिए, जब वो सिरिंग्स कैविटी फैलती है और इस चौराहे पर, इस एंटीरियर वाइट कमिश्चर पर दबाव डालती है, हाँ। तो ये उन क्रॉस करते हुए फाइबर्स को दबा देती है, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि दर्द और तापमान का जो सिग्नल इस रास्ते से जाना था, वो रुक जाता है। वो ठीक से दूसरी तरफ पार ही नहीं कर पाता। और इसीलिए इसीलिए इसके लक्षण इतने अजीब और खास होते हैं। जानकारी यही कहती है कि इसकी वजह से ऊपरी अंगों में, मतलब दोनों हाथ, बाहें, कंधे, इनमें दर्द और तापमान महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जी। और ये दोनों तरफ होता है, बायलैटरल और सिमेट्रिकल भी, मतलब एक जैसा। इसे केप लाइक पैटर्न कहा गया है, जैसे किसी ने कंधों पर शॉल या केप डालिया हो। तस्वीर में भी वो नीला एरिया यही दिखा रहा है, C5 से T4 डर्मेटोम वाला। पर सबसे अजीब बात यह है जो लिखी है, कि छूने का एहसास, फाइन टच, वो नॉर्मल रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। छूने का एहसास इसलिए नॉर्मल रहता है क्योंकि वो जानकारी एक बिल्कुल अलग रास्ते से जाती है। अच्छा। हाँ, उसे डॉर्सल कॉलम पाथवे कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में होता है और इस एंटीरियर वाइट कमिश्चर वाले चौराहे से नहीं गुजरता। ओह। क्योंकि सिरिंग्स आमतौर पर सेंट्रल कैनाल से आगे और साइड में फैलता है, तो वो शुरुआत में पीछे वाले डॉर्सल कॉलम्स को नहीं दबाता। इसीलिए दर्द तापमान गया, पर टच का एहसास बाकी है। और लक्षणों का दोनों तरफ होना और एक जैसा होना ये पक्का करता है कि गड़बड़ ठीक बीच में है, उस कमिश्चर पर, जहां दोनों तरफ के फाइबर्स मिल रहे हैं। ये एनाटॉमी और फंक्शन का कितना सटीक कनेक्शन दिखाता है। कमाल है कि एक छोटी सी जगह पर दबाव से इतने चुने हुए लक्षण आ सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि ये सिरिंग्स बनता क्यों है, मतलब इसके कारण क्या हैं? स्रोत कुछ वजहें बताते हैं। हाँ, सबसे आम कारण जो बताया गया है वो है चियारी आई मैलफॉर्मेशन, कियारी टाइप 1 विकृति। तस्वीर में लाल तीर भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, दिख रहा है।
इसमें होता क्या है कि ब्रेन का निचला हिस्सा है, जिसे सेरिबेलर टॉन्सिल्स कहते हैं, वो थोड़ा सा नीचे खिसक कर स्पाइनल कैनाल के ऊपरी हिस्से में आ जाता है। ओके। ऐसा माना जाता है कि ये जो टॉन्सिल्स नीचे आ गए हैं, ये CSF यानी ब्रेन और स्पाइन के फ्लूइड के नॉर्मल बहाव में रुकावट डालते हैं, खासकर जहां ब्रेन और स्पाइन जुड़ते हैं। और इस रुकावट से CSF के प्रेशर में बदलाव आ सकता है, जो शायद CSF को सेंट्रल कैनाल के अंदर धकेलता है, जिससे वो फैलकर सिरिंग्स बन जाता है। तो चेरी मैल्फॉर्मेशन एक मुख्य वजह हुई, पर क्या सिर्फ यही कारण है या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। स्रोत बताते हैं कि सिरिंगोमाइलिया बाद में होने वाले कारणों से भी हो सकता है, जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। चोट लगने से? हाँ, चोट लगने के बाद सूजन, या बाद में स्कार टिश्यू बनने से, या CSF के बहाव में रुकावट आने से महीनों या सालों बाद भी सिरिंग्स बन सकता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक सिरिंगोमाइलिया कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स भी CSF का रास्ता रोककर या सीधे सेंट्रल कैनाल पर असर डालकर सिरिंग्स बना सकते हैं। ट्यूमर भी एक कारण हो सकते हैं? जी, और कुछ दूसरी कंडीशंस जैसे स्पाइनल एरेक्नोइडाइटिस, मतलब स्पाइन के आसपास की झिल्लियों में सूजन, या कुछ इन्फेक्शन भी वजह हो सकते हैं। स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, और दूसरी जन्मजात गड़बड़ियां भी कभी-कभी साथ में मिलती हैं, हालांकि इनका कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो कई वजह हो सकती हैं, जन्मजात भी और बाद में होने वाली भी। अच्छा, ये भी बताया गया है कि ये रीढ़ की हड्डी के किस हिस्से में ज्यादा कॉमन है? हाँ, ये भी बताया है, और ये लक्षणों से जुड़ता है। सबसे ज्यादा ये गर्दन के हिस्से में, मतलब सर्वाइकल स्पाइन में पाया जाता है। गर्दन में? जी। उसके बाद छाती के हिस्से में, थोरैसिक स्पाइन में, और सबसे कम कमर के हिस्से में यानी लंबर स्पाइन में। और क्योंकि ये गर्दन में सबसे आम है, इसीलिए शुरुआती और मुख्य लक्षण अक्सर ऊपरी अंगों, बाहों और कंधों में दिखते हैं। हाँ, क्योंकि वहीं की नसें गर्दन से निकलती हैं। बिल्कुल, वो C5T4 डर्मेटोम वाला केप लाइक पैटर्न इसी से मैच करता है। शायद गर्दन की ज्यादा मूवमेंट और क्यारी मल्फॉर्मेशन का असर भी इसे सर्वाइकल एरिया में ज्यादा कॉमन बनाता है। ठीक है, तो काफी कुछ साफ हुआ। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं हमने क्या समझा। सिरिंगोमाइलिया मतलब रीढ़ की हड्डी के सेंट्रल कैनाल में एक कैविटी, एक सिरिंग्स का बनना। हाँ। और खास बात ये कि जब ये फैलती है तो एंटीरियर व्हाइट कमिश्चर को दबाती है, जहां दर्द और तापमान वाले नर्व फाइबर्स क्रॉस करते हैं। सही। और इसी दबाव से वो खास केप लाइक पैटर्न में कंधों और बाहों में दर्द और तापमान का एहसास चला जाता है। लेकिन छूने का एहसास बना रहता है, क्योंकि उसका रास्ता अलग है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि ये अक्सर क्यारी आई मल्फॉर्मेशन से जुड़ा होता है, पर चोट, ट्यूमर या दूसरी वजह भी हो सकती हैं। और गर्दन में सबसे कॉमन है, जिससे इसके क्लासिक लक्षण समझ आते हैं। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये कंडीशन हमें याद दिलाती है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम का ढांचा कितना सटीक और कितना जटिल है। हाँ, बिल्कुल। कैसे एक बहुत छोटी सी जगह पर एंटीरियर व्हाइट कमिश्चर में एक दिक्कत, मतलब सिरिंज का दबाव, इतने साफ पैटर्न वाले और चुने हुए लक्षण पैदा कर सकता है। ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब बनावट और काम के गहरे रिश्ते को दिखाता है। हर नर्व पाथवे का अपना काम है, और किसी एक में रुकावट के कितने अलग नतीजे हो सकते हैं। वाकई शरीर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। अच्छा, इस सब जानकारी के आधार पर एक आखिरी ख्याल आ रहा है। स्रोत बताते हैं कि सिरिंज समय के साथ फैल सकता है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कैविटी इतनी बढ़ जाए कि ये एंटीरियर व्हाइट कमिश्चर के अलावा दूसरे रास्तों को भी दबाने लगे, जैसे मोटर नसों को जो मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, या शायद डॉर्सल कॉलम्स को भी जो टच का एहसास ले जाते हैं, तब क्या होगा? ये हमें स्थिति की संभावित बढ़ोतरी और गंभीरता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इसकी प्रोग्रेशन कैसी हो सकती है और आगे चल के और क्या लक्षण आ सकते हैं।